सो यस हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज के क्लास में हम लोग जो लास्ट सेक्शन सी तक सॉल्व कर लिया था सैम्पल पेपर, उसको कंटिन्यू करेंगे एंड स्टार्ट करेंगे सेक्शन डी। राइट, ये इसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो स्टार्ट करेंगे। अगेन इसमें भी बहुत सारे कंसेप्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, तो आई वुड सजेस्ट कि आप पेन पेपर साथ में रखें। पहले तो अपने खुद को सॉल्व करके देखो, आप खुद सॉल्व करके एक बार चेक करो, और भी कुछ भी अगर मान लो कुछ दिक्कत होती है तो आप सॉल्यूशन को फिर देख सकते हो। राइट, सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, सो क्वेश्चन है, मेक अ रफ स्केच ऑफ द रीजन x, y such that y is greater than equal to 0 and less than equal to x square plus 1, comma y is greater than equal to 0 and less than equal to x plus 1, again x is greater than equal to 0 and less than equal to 2, and find the area of the region using the method of integration। यानी यहाँ पे हमें कुछ एक कर्व दिया हुआ है, बहुत सारा कर्व दिया हुआ है, उसको प्लॉट करना है और उसके द्वारा जो एरिया शेड हो रहा है या एरिया जो बाउंड हो रहा है उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, यूजिंग इंटीग्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्लॉट करेंगे। जैसे कुछ कुछ कर्व यहाँ पे दे रखा है। सबसे पहले बात करें तो एक कर्व ये है, ठीक है, जिसमें क्या है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो सबसे पहले आपको ये प्लॉट करना है, बाद में देख लेंगे इसका रेंज क्या है कैसे है, बट पहले हमें ये प्लॉट करना है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ क्या होगा। ठीक है, ओके, सो हमें क्या पता है कि y इज इक्वल टू, अगर एक्स स्क्वायर की बात करें तो ये क्या है, पैराबोला है ना। इसका ग्राफ कैसा होता है, ऐसा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ यही होता है ना। अब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका मतलब क्या है कि जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा वो अब ऊपर की तरफ 1 यूनिट से शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो फाइनली हमारे पास ग्राफ होगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, वो कैसा होगा, यहाँ 1 यूनिट ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफ किसका मिल गया, तो ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। ठीक है, ये x डैश, x, y एंड y डैश। ठीक है, तो एक तो हमने प्लॉट कर लिया। सेकेंड हमारा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, सेकेंड हमारा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है। ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन प्लॉट करने के लिए मैंने आपको बताया है कि 2 पॉइंट रिक्वायर्ड है ना, और ट्राई करते हैं कि वैसा पॉइंट ले, एक एक्स एक्सिस पे लेंगे और एक वाई एक्सिस पे लेंगे, है ना। ओके, इससे क्या होगा, प्लॉटिंग इजी हो जाएगा। तो देखते हैं एक बार करके। तो इसके लिए बॉक्स बनाए एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पे अगर x 0 रखेंगे तो y क्या आएगा, 1। वैसे ही अगर y 0 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या आ गया, 1। यानी जो लाइन बनेगा कहाँ से पास करेगा, 0,1, यही तो पॉइंट था, ये पॉइंट है ना 0,1, और कहाँ से पास करेगा 1,0। एक मिनट, अगर हमने x 0 रखा था तो y 1 और y 0 रखा तो x -1 होगा ना, ये 1 इधर चला जाएगा। ओके, सो यहाँ पे पॉइंट होगा -1,0। ठीक है, अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ऐसा हो गया। ठीक है, यानी ये हो गया हमारा लाइन किसका, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। ठीक है, अब देखते हैं, अब यहाँ पे कि x का वैल्यू 0 से 2 होना चाहिए, यानी यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू 2। तो एक हमारे पास और है, वो क्या है, x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो x इज इक्वल टू 2 हमारा हो गया ये लाइन। ठीक है, अब हमें इसमें देखना है कि कौन सा एरिया कवर्ड होगा, कौन सा एरिया बाउंड होगा। अब देखते हैं, हमारे पास सब लाइन हमने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, ओके, अब देखते हैं, पहला क्या था कि इसका वैल्यू होना चाहिए y का वैल्यू 0 से बड़ा और एक्स स्क्वायर प्लस 1 से छोटा। दैट मीन्स अगर बात करें इस वाले में ऐसे था। ठीक है, तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि y का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी y का वैल्यू इसके ऊपर होना चाहिए लेकिन इससे
नीचे होना चाहिए। दैट मीन्स ये जो रेड वाला ग्राफ है इसके द्वारा जो एरिया कवर होगा ये सारा होगा, है ना, ये पूरा एरिया इसके नीचे वाला, यानी ये होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि y जो है 0 से बड़ा, अगेन x प्लस 1 से छोटा। अगेन मतलब ये जो ब्लैक वाला लाइन है, ये हमने जो ब्लैक लाइन बना रखा है ऐसे, ठीक है। ब्लैक लाइन के केस में क्या होगा, जो एरिया होगा इसमें देखो क्या है कि y ग्रेटर होना चाहिए, y 0 से बड़ा होना चाहिए, बट x प्लस 1 से नीचे, यानी ये भी नीचे की तरफ होगा। ठीक है, बस बहुत अच्छे से समझना है इसको। रेड के द्वारा क्या हो रहा था, नीचे हो रहा था। ठीक है, अब ब्लैक के द्वारा क्या हो रहा है, इसके द्वारा भी नीचे हो रहा है। क्लियर है, चलो। और ये वाला जो लाइन था हमारे पास, जो ब्लू कलर से हमने बनाया है, ब्लू कलर वाला लाइन क्या बता रहा है कि x का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 2 से छोटा, यानी ये भी इधर होना चाहिए लेकिन इससे छोटा होना चाहिए। क्लियर है ना, क्या होना चाहिए, ये 0 से बड़ा, x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, और उसके इक्वल ले सकते हैं लेकिन 2 से छोटा होना चाहिए। अब देखो आप इसमें एरिया कौन सा बाउंड हो रहा है, यस, एरिया कौन सा बाउंड हो रहा है, तो ये वाला, ये वाला एरिया बाउंड हो रहा है ना। क्लियर है ये चीज, तो हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है। तो कैसे यूज करेंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई करके ये एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो कैसे करते हैं देखते हैं एक बार। ओके, अब हमारे पास क्या है कि देखो एरिया फाइंड आउट करना है, तो यहां से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, राइट, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमारा कर्व कौन सा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो एरिया हो जाएगा इंटीग्रल कहां से कहां तक, तो 0 से, अब हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये कौन कौन सा, एक तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, और दूसरा कौन है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। यही दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा हमें। तो क्या हो जाएगा देखते हैं, दोनों LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यहां से 1 कट गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, इधर आएगा x, तो कॉमन लेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी यहां से क्या मिला, x इज इक्वल टू 0 एंड 1, यानी ये जो पॉइंट होगा यहां पे x का वैल्यू क्या होगा 1, और जब x 1 रखते हो तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 2, y2 मिल गया, बट हमें x रिक्वायर्ड है ना। ये चीज क्लियर है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर दिए। ठीक है, ओके। अब एरिया लिखना है हमें, जो कि अब बहुत सिंपल हो गया। क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमें कौन सा कर्व लेना होगा, ये वाला, राइट, ये वाला कर्व लेना होगा, क्योंकि दोनों में कॉमन तो यही है ना। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और कहां से कहां तक, तो x 0 से 1 तक, तो x 0 से 1 तक। ठीक है, प्लस अब यहां से यहां तक अगर बात करेंगे इस वाले पॉइंट से, तो यहां से यहां तक ये वाला एरिया चाहिए। तो इस एरिया के लिए क्या करेंगे, तो हमारे पास ये वाला लाइन देखेंगे, तो ये वाला क्या है, x प्लस 1 dx, कहां से कहां तक, तो ये कहां से जाएगा 1 से 2 तक, 1 से 2 तक। बस इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, आपको एरिया मिल जाएगा। आई होप कि ये चीज समझ में आ गया होगा। अब इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सो यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 एंड प्लस 1 का हो जाएगा x, लिमिट दे रखा है हमारे पास 0 to 1। ठीक है, फिर प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस x, इसमें लिमिट कहां से हो जाएगा, तो 1 to 2। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो पहले अपर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1। ठीक है, सो 1/3 प्लस 1, ठीक है, एंड फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 प्लस 0, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
तो -0, ठीक है, फिर प्लस। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो नेक्स्ट वाले में क्या हमारे पास, पहले 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर बाई 2, तो 2 2 जा 4, 4 बाई 2 कितना हो जाएगा 2, और फिर यहाँ पे 2 तो हो जाएगा 2 स्क्वायर बाई 2 प्लस 2, ठीक है। उसके बाद लोअर लिमिट रखेंगे, तो लोअर लिमिट हमारे पास क्या है 1 है, तो 1 बाई 2 प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा 1 बाई 2 प्लस 1, ठीक है। क्लियर है यहां तक। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यह आ जाएगा 3 + 1 4 बाई 3 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो एक 2 से कट जाएगा, तो 2 + 2 4 माइनस 3 बाई 2, है ना। अब यहां पे क्या कर रहे हैं 4 बाई 3 प्लस 4 2 जा 8, 8 - 3 इज 5 बाई 2, ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करें, एलसीएम हो जाएगा 6, 8 प्लस 15, राइट। सो ये हो जाएगा 15 + 8 इज 23 बाई 6 स्क्वायर यूनिट। यही हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। समझ में आ गया? एक बार फिर से देख लेते हैं। हाँ, सो बेसिकली आपने क्या किया, पहले आप ट्राई करना, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन मिले तो पहले ट्राई करना आप कहीं पे रफ में सारा स्केच बना लो, ठीक है। रफ में सारा स्केच बना लो, उसके बाद फाइनली प्लॉट कर दोगे तो हमें रीजन पता चल जाएगा कौन सा रीजन, किस रीजन के लिए हमें एरिया फाइंड आउट करना है। उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल यूज करके एरिया एनक्लोज इजीली फाइंड आउट कर देंगे, ठीक। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा और क्लियर होगा, ठीक है ना। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 33, let n be the set of all natural numbers and r be the relation on n cross n defined by a comma b related to c comma d. This implies AD is equal to BC for all a comma b c comma d belongs to n cross n, ठीक है। Show that r is an equivalence relation on n cross n. Also find the equivalence class ऑफ 2,6, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, एक्चुअली हमने पढ़ा क्या है कि A रिलेटेड टू B, A रिलेटेड टू B, इसको हम कैसे लिखते हैं A, B, ठीक है ना। A रिलेटेड टू B, A, B ऑर्डर पेयर ऐसे लिखते हैं। बट यहां पे क्या दिया हुआ कि ये ऑर्डर पेयर ही एक दूसरे ऑर्डर पेयर से रिलेटेड है, ये ऑर्डर पेयर ही अब दूसरे ऑर्डर पेयर से रिलेटेड है। यानी हम यहां पे सिंगल नहीं ले रहे हैं, यहां पे क्या ले रहे हैं अब ऑर्डर पेयर ही एक ऑर्डर पेयर दूसरे ऑर्डर पेयर से रिलेटेड है, ये चीज इसमें दिया हुआ है। और डिफाइंड है सारा A, B, C, D किसके लिए, n क्रॉस n। अगर आपको पता है n क्रॉस n क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास मान लो A सेट है 1 2 और B सेट है 2 3, है ना। तो यहां पे अगर हम A क्रॉस B फाइंड आउट करते हैं, A क्रॉस B फाइंड आउट करते हैं तो क्या करते हैं, पहले हमें क्या लेना, A का एलिमेंट A का, फिर 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1, 2 एंड 1, 3, ठीक है। उसके बाद 2 को लेंगे, फिर 2, 2 एंड 2, 3, यही हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लियर है, ये चीज क्लियर है ना, ठीक है। तो हमारे पास यही डिफाइंड है इसके लिए, जो भी हमारे पास ये दिया रखा है रिलेशन A, B रिलेटेड टू C, D, मतलब इसी तरह का कोई रिलेशन बना होगा, इसी से ये रिलेटेड है, ठीक है ना, ये चीज क्लियर है। वैसे ही हमारे पास n नेचुरल नंबर का सेट हो गया, मतलब 1 2 3 4 चलता जाएगा इनफाइनाइट तक, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये चीज मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। तो ये था बेसिक। ओके, अब हमारे पास क्या है, यहां पे दिया हुआ है कि A, B इज रिलेटेड टू C, D, ठीक है, बहुत बढ़िया। A, B इज रिलेटेड टू C, D। इसका मतलब ये है कि AD इज इक्वल टू BC। AD इज इक्वल टू BC का मतलब यहां पे क्या हुआ,
मतलब A D B और C ऐसे मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करना है कि सो दैट R इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें क्या प्रूव करना होता है, RST। अब RST क्या है, RST क्या होता है, सो R फॉर रिफ्लेक्सिव, R फॉर रिफ्लेक्सिव, S फॉर सिमेट्रिक एंड T फॉर ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में बात करें तो ये क्या होता है, अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर A कॉमा A अगर उस सेट में यानी जो रिलेशन है उसमें अगर प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है कि वो रिफ्लेक्सिव होगा। दैट मीन्स यहाँ पे दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए। अगर प्रेजेंट है उस रिलेशन में तो क्या होगा, वो रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद सिमेट्रिक, RST ऑलवेज याद रखना है आपको इस तरीके से। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या है कि A कॉमा B, ठीक है, A कॉमा B उस रिलेशन का एलिमेंट है, ठीक है, साथ के साथ अगर B कॉमा A भी उस रिलेशन का एलिमेंट होगा तब बोलेंगे कि वो हमारा रिलेशन सिमेट्रिक है, क्लियर है। तो रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया, सिमेट्रिक समझ में आ गया। अब समझते ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, यस, ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, अगर मान लो A कॉमा B उस रिलेशन का एलिमेंट है, मेंबर है, और A कॉमा B हो गया, मान लो B कॉमा C भी उस रिलेशन का मेंबर है, ये दोनों है, साथ साथ इसके अलावा अगर A कॉमा C भी रहा होगा उस रिलेशन का मेंबर, तो हम बोलेंगे कि यस ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। क्लियर है। देखते हैं एक बार क्या है, एक बार फिर से समझ लेते हैं, बहुत जरूरी है ये। देखो A कॉमा B और फिर B से स्टार्ट किए C पे गए, B से स्टार्ट किए C पे गए, फिर A कॉमा C, देखो यहां से हम ये रिलेट कर दिए, ठीक है ना। A कॉमा B, B कॉमा C और A कॉमा C भी अगर तीनों उस रिलेशन में है, यानी ये तीनों ऑर्डर पेयर अगर इस रिलेशन का मेंबर है या एलिमेंट है, तो हम लोग कहेंगे कि वो रिलेशन क्या हो गया, ट्रांजिटिव। क्लियर है। और अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो हमें यही चीज प्रूव करना है कि ये जो दिया हुआ है रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गया। अगर ये चीज क्लियर है तो इजीली क्वेश्चन बन जाएगा। बट यही ध्यान रखना है कि यहां पे हमने ऑर्डर पेयर में एलिमेंट को रिलेट किया है, बट यहां पे ऑर्डर पेयर ही रिलेटेड है, ठीक है। तो पहले हम चेक करते हैं किसके लिए, तो पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है। पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। ओके, रिफ्लेक्सिव में कैसे चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव का क्या होता है, देखो A कॉमा A यानी दोनों सेम होना चाहिए। तो देखते हैं क्या A कॉमा B रिलेटेड होगा A कॉमा B से, A कॉमा B क्या A कॉमा B से रिलेटेड होगा, चेक कर लेते हैं क्या होगा। क्या जो इसकी प्रॉपर्टी दे रखी है कि जो फर्स्ट है लास्ट से मल्टीप्लाई होगा और जो सेकंड है वो इस वाले से मल्टीप्लाई होगा, है ना। करके देखते हैं क्या ये चीज आ रहा है, ट्रू हो रहा है। तो देखते हैं यहां से अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB, BA, जो कि अगर मान लो यहां पे क्या आ रहा है हमारे पास, एक्चुअली BA आएगा, BA। एंड हमें पता है कि मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है ना, कम्यूटेटिव। दैट मीन्स AB इज इक्वल टू BA होता है, यही तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना। तो ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब ये दोनों इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये रिलेशन वैलिड होगा, और ये रिलेशन अगर वैलिड है इसका मतलब क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव। आई होप कि ये चीज क्लियर है। तो रिफ्लेक्सिव हमने प्रूफ कर दिया है। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें कि ये जो रिलेशन है सिमेट्रिक है क्या,
तो ट्राई करते हैं यहीं पे करने का। आई होप कि ये चीज़ क्लियर होगा। अब यहीं पे करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट जो प्रूव करना है वो क्या करना है कि सिमेट्रिक है रिलेशन। देखते हैं क्या करेंगे। ओके हाँ, तो अभी हमें क्या प्रूव करना है सिमेट्रिक के लिए कि रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक है। तो इसके लिए क्या होगा देखते हैं एक बार कि a कॉमा बी रिलेटेड टू c कॉमा d, ये तो हमारा गिवन है ना। अब देखो सिमेट्रिक के लिए हम क्या प्रूव करते हैं कि अगर a कॉमा बी रिलेटेड है, अगर a इज रिलेटेड टू b और b कॉमा ए बी, उल्टा होना चाहिए, यानी ये इससे रिलेटेड है तो b a से भी रिलेटेड होगा तो वो सिमेट्रिक होगा। करके देख लेते हैं कि क्या c कॉमा डी भी a कॉमा बी से रिलेटेड है। चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो फंडा क्या है इसमें कि भाई ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तभी तो ये दिया हुआ है। अगर ये होगा दिस इंप्लाइज क्या है कि c यहां पे क्या हो जाएगा, सी बी इज इक्वल टू ए डी, है ना। सी बी सेम चीज कर रहे हैं ना, देखो ना, ये c से मल्टीप्लाई कर रहे हैं d और c से मल्टीप्लाई कर रहे हैं b और d से कर रहे हैं a। इसका मतलब क्या वहां पे कि सी बी इज इक्वल टू ए डी, यानी ये भी हमारे पास ट्रू हो रहा है क्योंकि ये चीज तो गिवन ही है ना। तो यहां पे क्या हो रहा है कि अगर a कॉमा बी सी कॉमा डी से रिलेटेड है तो c कॉमा डी भी a कॉमा बी से रिलेटेड हो रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेंस इट्स क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। कभी भी आपको कंफ्यूजन हो तो याद रखना चाहिए आर एस टी, ठीक है। तो सिमेट्रिक भी हमने प्रूफ कर दिया, क्लियर है। अब फाइनली हमें क्या प्रूफ करना है कि जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है क्या, और अगर ट्रांजिटिव हम प्रूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो यूनिवर्सल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से करते हैं, यहीं पे करेंगे, इसी जगह पे करेंगे ताकि क्लियरली समझ में आए, क्योंकि हमने कंसेप्ट उधर रख रखा है, इससे आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। तो इस पे बेस्ड ना किसी भी तरह का क्वेश्चन प्रूव करना हो या कुछ भी करना हो तो आप इजीली बता सकते हो कि रिलेशन किस तरह का है। ठीक है, चलो ओके। सो ऑलरेडी हमें गिवन है, क्या गिवन है कि a कॉमा बी रिलेटेड टू क्या है, a कॉमा बी रिलेटेड टू c कॉमा डी, है ना। और इसका मतलब भी है कि क्या है कि ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि a कॉमा बी है, a कॉमा बी इज रिलेटेड टू c कॉमा डी। तो हम लोग करते क्या है, देखो ट्रांजिटिव के लिए कि a b रिलेटेड है तो b c भी किसी से रिलेटेड होगा, ठीक है ना, b c से रिलेटेड होगा। तो अगर a और c से रिलेटेड रिलेशन आ गया a और c में तो हम लोग बोल देंगे ट्रांजिटिव है। तो क्या हो गया यहाँ पे, a कॉमा बी इज रिलेटेड टू c कॉमा डी। अब एक चीज मान लेते हैं कि c कॉमा डी इज रिलेटेड टू e कॉमा f। अगर ये चीज ट्रू होगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास सी एफ, देखो सेम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सी एफ इज इक्वल टू डी ई। कोई डाउट नहीं ना, ये चीज हो गया। अब यहां पे आते हैं, हाँ यहां पे थे, देखो क्या किए थे, a कॉमा बी कॉमा सी, और अगर ए सी से रिलेशन आ गया तो ट्रांजिटिव हो गया। तो क्या इन दोनों में रिलेशन है, इन दोनों में रिलेशन है। दैट मीन्स अगर हम प्रूफ कर दें कि a कॉमा बी रिलेटेड टू e कॉमा एफ, देन हम बोल सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव भी होगा, ये ट्रांजिटिव भी होगा। अब आई थिंक ये चीज क्लियर होगा, आई होप कि यहां तक क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए ये सारे रिलेशन समझने में। ओके, अब हमारे पास है, अब हमें क्या प्रूफ करना है कि a कॉमा बी रिलेटेड होना चाहिए e कॉमा एफ से। अगर ऐसा रिलेशन पॉसिबल है तो क्या होना चाहिए,
अगर ऐसा रिलेशन पॉसिबल है तो क्या आना चाहिए, ए एफ बराबर क्या आना चाहिए, बी ई। अब यहां पे देखो ए एफ और बी ई में रिलेशन लाना है ना। अगर इसको आप फर्स्ट मान लेते हो और इसको सेकंड मान लेते हो तो इन दोनों में एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है हमें, इन दोनों में एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है, तो ए एफ बी ई, ए एफ बी ई क्या दिख रहा है एक्स्ट्रा, सी और डी, राइट। तो इन दो इक्वेशन से हम ट्राई करते हैं सी और डी को इलिमिनेट करने का। तो कैसे करेंगे देखते हैं एक बार। अगर ये फर्स्ट है तो फर्स्ट से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं क्या, डी बाई सी इज इक्वल टू बी बाई ए, लिख सकते हैं क्या। यहां डी रख दिए और सी को नीचे ले आए तो बी बाई ए हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन से क्या ले सकते हैं, डी बाई सी इज इक्वल टू, यहां से सी इधर गया तो क्या हो जाएगा, एफ बाई ई, है ना। अब आप देखो ये दोनों का LHS इक्वल है तो का RHS इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। सो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज B बाई A इज इक्वल टू F बाई E, है ना। और ऐसा है तो क्या हो जाएगा, BE इज इक्वल टू AF, BE इज इक्वल टू AF। अब आप देखोगे ये चीज और ये चीज, तो हमने ये प्रूव कर दिया क्या, यहां से देखोगे दोनों सेम है ना, तो ये चीज प्रूव कर दिया। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, यहां पे क्या लिख देंगे आप, हेंस इट्स ट्रांजिटिव, है ना। तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया, ठीक है ना। तो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है तो ये क्या हो गया, किस तरह का रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का, ठीक है। सेकेंड भी हमारे पास, ऑल्सो फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,6, ठीक है ना। देखते हैं कैसे होगा, बहुत ही सिंपल है। 2,6 का इक्विवेलेंस क्लास फाइंड आउट करना है। ओके, सो 2,6 का इक्विवेलेंस क्लास हमें फाइंड आउट करना है। अभी हमने क्या दिया है, रिलेशन में क्या दे रखा है कि A, B रिलेटेड टू C, D, यही चीज दे रखा है ना। और अगर देखेंगे यहाँ पे 2,6, दैट मीन्स ये रिलेटेड होगा किससे, A, B से, जहां पे A एंड B सारा नेचुरल नंबर है, ओके। और अगर ये इस तरह से रिलेटेड होगा, ये इस तरह से रिलेटेड होगा तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट का लास्ट से, दैट इज 2B इज इक्वल टू इसका इससे, दैट इज 6A, ठीक है। और इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू 3A, है ना। B इज इक्वल टू 3A का मतलब क्या हो गया, कैसे रखना है हमें, A, B रखना है ना। अगर A हम यहां पे 1 लेते हैं जो कि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर मतलब क्या हो गया, ऑल काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 ऐसे, यही है ना। अगर A 1 रख रहे हैं तो B क्या मिल रहा है, 3, और अगर A 2 रख रहे हैं तो B क्या मिलेगा, 6, जो कि ऑलरेडी गिवन है ना। इस तरह से 3 रखेंगे तो 3 3 जा 9 एंड सो ऑन, है ना। इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, तो आ गया 1,3, 2,6, 3,9 एंड सो ऑन। तो ये हो गया इक्विवेलेंस क्लास किसका, 2,6 का। आई होप कि ये चीज क्लियर है। मेनली आपको ध्यान रखना कि कब रिफ्लेक्सिव होगा, कब सिमेट्रिक होगा, कब ट्रांजिटिव होगा, ठीक है ना। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, उसी का सब पार्ट। हाँ, तो ये क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन f such that R2 x belongs to R such that x is greater than -1 and less than 1 defined by fx is equal to x by 1 plus mod x belongs to real is 1 1 and on to function। ओके, सो यहां पे हमें प्रूव करना है कि जो फंक्शन दिया हुआ है वो 1 1 है और साथ के साथ ऑन टू है, ठीक है। तो 1 1 के लिए हम लोग क्या करते हैं,
वन वन फंक्शन में मतलब कि अगर एक इनपुट दे रहे हैं तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही आउटपुट आएगा, वो भी डिस्टिंक्ट होगा, तब वन वन हो गया। और ऑन टू फंक्शन के लिए हमने डिस्कस कर रखा है कि ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होता है कि कोडोमेन और रेंज इक्वल आ गया तो वो ऑन टू हो जाएगा। तो ये चीज चेक करेंगे, अगर ऐसा हो रहा है तो ऑन टू भी होगा, वन वन भी होगा, है ना। ओके, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि वन वन है क्या। उसके पहले एक छोटा सा प्रॉपर्टी मॉड का, हमें क्या पता है कि मॉड x इज इक्वल टू एक्स होता है जब x ग्रेटर देन 0 होता है, एंड इज इक्वल टू माइनस एक्स जब x लेस देन 0, एंड इक्वल टू 0 कब, जब x 0 होता है। तो किसी एक में आप इक्वालिटी लगा दोगे तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब हमें क्या करना है, पहले तो फंक्शन लिख लेते हैं। तो हमारे पास फंक्शन फाइनली क्या है, सो फंक्शन एफ एक्स है। देखो हमारे पास x का जो वैल्यू दे रखा है यानी डोमेन दे रखा है -1 से 1 के बीच, ठीक है ना, -1 से 1 के बीच। ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा, x बाई 1 प्लस मॉड x, यही दिया हुआ ना। बट हमने क्या यहां पे दे रखा है कि x का वैल्यू -1 से बड़ा और 1 से छोटा, इसके बीच 0 भी आएगा क्या, आएगा ना। दैट मीन्स ये वाला भी केस आएगा और ये वाला भी केस आएगा, है ना, और ये वाला भी केस होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, एक केस लेते हैं कि अगर x ग्रेट लेस देन 0 हो, है ना। अगर x लेस देन 0 ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि x का जो वैल्यू है -1 से तो बड़ा है ना, लेकिन 0 से छोटा है। और जब x लेस देन 0 होता है तो मॉड x क्या हो जाता है, -x। क्लियर है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा, 1 -x, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो हम लेते हैं x का वैल्यू 0 से बड़ा है ना, लेकिन 1 से छोटा, तो क्या हो जाएगा, x बाई 1, और मॉड x क्या हो जाता है, जब x बड़ा होता है तो पॉजिटिव x हो जाता है, तो 1 प्लस x, है ना। किसी एक में आप 0 के साथ इक्वलिटी लगा दोगे, क्योंकि x 0 होगा तो इसमें भी 0 आएगा और इसमें भी 0 आएगा, तो नो इशू दैट। क्लियर है। अब यहां तक हमने चीजें समझ ली, है ना। अब हमें प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है 1 1 है क्या, ये फंक्शन 1 1 है क्या। तो ग्राफिकली तो पता है कि ग्राफ प्लॉट किए और उससे हम चेक कर लेते हैं कि 1 1 है या नहीं है। बट अभी हमें अलजेब्रिकली चेक करना है कि क्या ये फंक्शन 1 1 है। तो क्या करते हैं, क्या मेथड होता है, अगर आपको याद हो तो मेथड क्या होता है कि अगर मान लो हमारे पास कोई fx फंक्शन दे दिया गया है ना, तो दो वैल्यू लेते हैं। कौन सा वैल्यू लेंगे, एक x1, दैट मीन्स fx1 फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, fx2 फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 1 1 चेक करने के लिए fx1 फाइंड आउट किए, फिर fx2 फाइंड आउट किए, और फिर इन दोनों को इक्वेट करेंगे। दोनों को क्या कर दिए, इक्वेट कर दिए, यानी fx1 इज इक्वल टू fx2, ठीक है। ऐसा करने पे अगर केवल x1 इज इक्वल टू x2 ही रिलेशन आता है तब बोलेंगे कि 1 1 है। समझ में आया। ओके, फिर से क्या करना है कि सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे fx1, ठीक है। उसके बाद फाइंड आउट करेंगे fx2, राइट। उसके बाद इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, यानी इक्वल कर देंगे। अब इक्वल करने के बाद अगर केवल हमारे पास यही रिलेशन आता है, यानी x1 इज इक्वल टू x2, तो फंक्शन 1 1 होगा। अगर x1 इज इक्वल टू x2 के अलावा कुछ और भी एडिशनल रिलेशन आ गया तो 1 1 नहीं होगा, ठीक है। यही चीज चेक करना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया को। ओके, अब सॉल्व करते हैं। तो एक पहले ये चीज ले लेते हैं, पहले ये चीज ले लेते हैं कि x का जो वैल्यू है -1 से बड़ा एंड 0 से छोटा है, ठीक है।
इस केस में देखते हैं हमारे पास fx क्या है, इस केस में हमारे पास fx है x बाई 1 माइनस एक्स, राइट, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे fx1 फाइंड आउट करेंगे। fx1 तो क्या हो जाएगा, x1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x1, यही तो करते हैं ना, x के जगह पे हमने क्या रख दिया, x1। सिमिलरली अब फाइंड आउट करेंगे fx2, तो fx2 क्या हो जाएगा, x2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x2, ठीक है। अब क्या करेंगे, नाउ fx1 इज इक्वल टू fx2, ये चीज अब इक्वल कर दिए, है ना। अब इक्वल करके देखते हैं कि क्या रिलेशन आ रहा है वैसा कुछ जैसा बात करा था हमने, ठीक है। तो fx1 इज इक्वल टू fx2, दैट मीन्स x1 बाई 1 माइनस x1 इज इक्वल टू x2 बाई 1 माइनस x2, है ना। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर यहां पे तो क्या मिलेगा हमें, x1 माइनस x1 x2 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 x2। अब यहां पे आप देखो कुछ हो रहा है क्या, ये इससे कैंसिल हो गया, फाइनली क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू x2। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि जब x का वैल्यू -1 से 0 के बीच में है तो फंक्शन 1 1 है, हो गया। बट हमने पूरे के लिए अभी प्रूव नहीं करा है, अभी क्या हो गया, केवल -1 से 0 के लिए 1 1 है। अगर हम ये दिखा दें कि 0 से 1 के लिए भी 1 1 है तो पूरे डोमेन के लिए हमारा फंक्शन 1 1 हो जाएगा। ये चीज क्लियर है, ओके, बहुत बढ़िया। अब हमारा क्या होगा, एक दूसरा रेंज ले लेते हैं, दूसरा डोमेन जिसके लिए डिफाइंड है x, ठीक है, बहुत बढ़िया, ओके। तो अब हमारे पास fx क्या मिल रहा है, सेकेंड हमने लिया है कि जब x का वैल्यू 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा हो, इस केस में fx क्या है, x बाई 1 प्लस एक्स है, ठीक है। अब यहां पे भी सेम चीज, सेम प्रोसेस, क्या करेंगे हम, fx1 फाइंड आउट करेंगे। fx1 क्या हो जाएगा, x1 बाई 1 प्लस x1। अगेन fx2 तो क्या हो जाएगा, x2 बाई 1 प्लस x2, ओके। अब क्या करना है, अब आई होप कि आपको प्रोसेस पूरा क्लियर हो चुका होगा। अब क्या करेंगे, fx1 इज इक्वल टू fx2 करके देखते हैं क्या यहां से भी वही रिलेशन आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, x1 बाई 1 प्लस x1 इज इक्वल टू x2 बाई 1 प्लस x2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x1 x2 इज इक्वल टू x2 प्लस x1 x2। यहां से अगर फिर देखोगे आप तो ये दोनों कैंसिल, फाइनली x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, और x1 इज इक्वल टू x2, केवल x1 इज इक्वल टू x2 आने का मतलब कि ये 1 1 हो गया। अब देखो हमने क्या करा कि इस रीजन के लिए भी और इस रीजन के लिए भी, है ना, किसी एक में इक्वालिटी लगा सकते हैं 0 के लिए, दोनों मतलब इंटायर डोमेन के लिए हमने प्रूव कर दिया कि ये फंक्शन 1 1 होगा। तो बोल सकते हैं कि यस ये 1 1 है। अब हमें क्या चेक करना है कि क्या ये ऑन टू है, क्या ये ऑन टू है। तो ऑन टू कब होता है, जब हमारा रेंज को डोमेन के बराबर आ जाए, है ना, रेंज हमारा को डोमेन के बराबर आ जाए। तो चेक करते हैं एक बार, ओके। तो हमारे पास फाइनली है क्या, यस, फंक्शन जो था हमारे पास क्या था, x बाई 1 माइनस एक्स, कब, जब x -1 से बड़ा 0 से छोटा, है ना। पहले हम इस केस में बात करते हैं, पहले इस केस में देखते हैं कि क्या कोडोमेन रेंज के बराबर आ रहा है ना। तो रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, बेसिकली अगर बात करें रेंज के लिए तो हम लोग क्या करते हैं,
जो फंक्शन इसको y मान लेते हैं, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। अब x लिखेंगे हम y के टर्म में, यही करते हैं ना, ठीक है। तो x लिखते हैं y के टर्म में, तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, तो अगर इसको इधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, y बराबर x प्लस एक्स वाई, ठीक है। अब यहां से अगर हम x कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई, दैट मीन्स x बराबर हो गया y बाई 1 प्लस वाई, है ना। ये केस बेसिकली लिया क्या था हमने कि x लेस देन 0, अभी केवल उस पर फोकस करते हैं क्योंकि ये तो पता है कि x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में है ना, यानी x लेस देन 0 है, ठीक है। x लेस देन हमारा 0 है। अगर ये चीज देखें, ये चीज यहां पे कर दें, दैट इज y 1 प्लस वाई लेस देन 0, यहां पे लिखेंगे एज x लेस देन 0, है ना। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए साइन स्कीम, है ना। तो साइन स्कीम के लिए क्या होगा, एक लाइन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, क्या क्या वैल्यू आएगा, तो y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -1, तो -1 एंड 0, ठीक है। 0 से अगर ज्यादा वैल्यू रखते हैं, सपोज हमने 2 रखा, है ना, 0 से ज्यादा वैल्यू सपोज 2 रखा, तो 2 बाई 1 प्लस 2 पॉजिटिव, दैट मीन्स हमें पॉजिटिव मिलने वाला है इस रीजन में। और -1 और 0 के बीच का कोई वैल्यू रखें, -1 और 0 के बीच का, सपोज 0.5, सॉरी -0.5, -0.5 रखेंगे तो ये तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव बाई पॉजिटिव, ओवरऑल नेगेटिव। और -1 से छोटा रखते हैं, दैट मीन्स -2, अगर -2 रखेंगे इस केस में तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -2 डिवाइडेड बाई, यानी नेगेटिव डिवाइडेड बाई नेगेटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव, ठीक है। अब हम किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, अगर बात करें तो किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं यहां पे, ये लेस देन 0 के लिए, तो लेस देन 0 क्या आ रहा है, यहां पे आ रहा है ना, तो यहां पे इसका मतलब क्या आ जाएगा कि जो y होगा किसके लिए डिफाइंड होगा, y किसके लिए डिफाइंड होगा, तो -1 से 0 के लिए। अब 0 क्योंकि यहां पे 0 है, अगर आप किसी एक में इंक्लूड कर लेते 0, जैसे इसमें इंक्लूड करना है तो यहां पे 0 इंक्लूड करना होगा, किसी एक में तो 0 लेंगे ना, क्योंकि 0 इन बिटवीन आ रहा है, तो किसी एक केस में ले सकते हैं, तो आप यहां पे भी 0 इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है ना। अब देखो जो हमारा को डोमेन था, को डोमेन यानी x का वैल्यू था, कहां से कहां तक था, -1 से 1 के बीच में, है ना। यहां पे देखोगे जो रेंज है, y क्या हो गया, रेंज, रेंज भी क्या आ गया, -1 से 0, यानी -1 से 0 तक रेंज आ चुका है। किसके लिए हमने सॉल्व करा था, इसके लिए। अब इसके लिए जो डोमेन था वो रेंज आ गया इक्वल, जो को डोमेन था रेंज इक्वल आ गया, दैट मीन्स यहां तक हमने प्रूव कर दिया कि ये ऑन टू है, क्योंकि यहां पे को डोमेन रेंज के बराबर आ गया, क्योंकि y का वैल्यू क्या होता है, रेंज ही तो होता है, तो ये चीज तो प्रूव कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा प्रूव करना है कि जो अगला रीजन है, यानी अगले x के वैल्यू के लिए, तो अगला x का वैल्यू क्या होगा, जब x हमारा 1 से छोटा लेकिन 0 से बड़ा, यहां पे अगेन इक्वालिटी ले सकते हो आप, कोई इशू नहीं होगा। इस केस में हमारे पास फंक्शन यानी y क्या था, x बाई 1 प्लस एक्स था, ठीक है। यहां इस केस में क्या हमारे पास, x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और x को लिखेंगे y के टर्म में, तो क्या आ जाएगा, y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू x, ठीक है। ये उधर जाएगा तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस वाई, फाइनली यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, y बाई 1 माइनस वाई, ठीक है ना। अब x क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, एज x ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स y बाई 1 माइनस वाई
ग्रेटर देन 0। अब फिर क्या करेंगे, साइन स्कीम, थोड़ा सा क्वेश्चन ये लेंदी है बट कंसेप्चुअल है। माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, 2 पॉइंट आएगा हमारे पास, एक 0 आएगा और एक 1 आएगा, ठीक है। फिर से वही चीज़, 1 से अगर ज़्यादा लेते हैं दैट मीन्स 2, तो 2 के केस में क्या आएगा, 2/1 - 2 यानी नेगेटिव, सो यहाँ पे नेगेटिव। और साइन स्कीम के लिए हमने आपको बताया था जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर रहे थे, तो क्या करते हैं, 1 आया, अब 1 कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से आ रहा है। इस पे देखते हैं कि पावर कितना है, तो पावर 1 है। अगर पावर 1 है इसका मतलब ऑड है ना, और अगर ऑड पावर होता है तो साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, यानी ये निगेटिव है तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा। वैल्यू रखने का बार बार जरूरत नहीं है। ये पॉजिटिव हो गया। अब 0 कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। अगर 0 यहाँ से आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, 0 यहाँ से आ रहा है तो देखेंगे इस पे पावर तो क्या है, 1 है, जो कि ऑड है, और ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव। ऑलवेज यही ध्यान रखना है आपको कि साइन किस तरह से आ रहा है। जैसे अगर मान लो यहाँ पे y² होता है ना, अगर y² होता है मतलब यहाँ पे पावर क्या हो गया, इवन हो गया, और अगर पावर इवन हो जाएगा तो यहाँ पे जो साइन है, यहाँ प्लस था तो भी यहाँ पे प्लस हो जाता। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं कि वैल्यू क्या होगा। यस, वैल्यू क्या होगा इसके लिए, तो किसके लिए सॉल्व कर रहे थे हम, ग्रेटर देन 0 के लिए। तो ग्रेटर देन 0 इस वाले में आ रहा है, दैट मीन्स y हमारा कहां से होगा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। अगेन मैंने बताया कि अगर आपने उधर 0 इंक्लूड कर लिया है तो इधर जरूरत नहीं है, किसी एक तरफ 0 आपको इंक्लूड करना है। तो यहां पे भी क्या देख रहे हैं, हमने किसके लिए सॉल्व करा था, देखो किसके लिए सॉल्व करा था, इसके लिए कि x यानी यही तो कोडोमेन था, यही कोडोमेन था, और रेंज हमारा क्या आ गया, ये कोडोमेन और रेंज इक्वल हो गया, दैट मीन्स ऑन टू हो गया। तो फाइनली हम बोल सकते हैं कि जो गिवन फंक्शन है वो 1 1 भी है और ऑन टू भी होगा। आई होप कि ये चीज़ क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा। एक बार समझ लोगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बनाने में, ठीक है ना।